students, I hope you all are doing well. Welcome once again at your own platform, School तैयारी। तो मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सबका कुछ ना कुछ एम है। अरे यार मैम आप ये क्या कह रहे हैं? ऑफ कोर्स हमारा एम है। ऑफ कोर्स आपका आंसर ये होगा। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सो बेसिकली जो हमारी बॉडी जिसकी बनी है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो बेटा ऐसे ही उस सेल का एक एम है। जैसे आपका एम वैसे ही सेल का एक एम है। और सेल का एम है दैट सेल वांट्स टू ग्रो, सेल वांट्स टू डिवाइड, सेल को डिवाइड होना है, राइट? आपको भी ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू आर लेट्स से आप 11th में हैं, यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, राइट? अब आपको 12th में जाना है एंड नॉट इवन इन 12th, आपको आगे भी प्रोसीड करना है, आगे भी ग्रो करना है। ठीक है, सो फॉर नाउ अभी के लिए आपका एम है दैट यू वांट टू क्रैक 11th एग्जाम एंड यू वांट टू एंटर इन 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पर एक आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, लेट्स से ये हमारे कोई भी आप रामू शामू कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सो इस रामू का जो एम है वो ये है कि इसको 11th से कहाँ जाना है, 12th में। तो बेसिकली आपको करना क्या बेटा, वही करने आप यहाँ आए हो, है ना? आप पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ोगे तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। सो बेसिकली आपको एग्ज़ाम देना है। दैट मीन्स राइट नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सेल्फ फॉर एग्जाम, सो दैट आप अपने एम को अचीव कर पाओगे, 12th में जा पाओगे वंस यू क्रैक दैट 11th एंड एग्जाम, है ना? तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है खुद को, तभी आप 12th में जाओगे। इन अ सेम वे अगर सेल को डिवाइड करना है, ठीक है, सेल का एम क्या है बेटा, डिवीज़न। तो अगर सेल को डिवाइड करना है, सेल को डिवीज़न वाली स्टेज में आना है, तो सेल को भी खुद को क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी अल्टीमेटली सेल डिवाइड करेगा। सो सेल साइकिल जो कि आपका एक की कॉन्सेप्ट है। सो सेल साइकिल का मतलब क्या है, वो यही है कि सेल डिवाइड जब करती है उससे पहले या उस स्टेज तक क्या क्या उसमें चेंजेस आ रही हैं, कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक। ठीक है, जैसे अगर आपको 12th में जाना है तो अब आप क्या करोगे, अपने स्कूल में यूटी दोगे, है ना? आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, प्री टर्म एग्ज़ाम्स जो भी रहते हैं, हर किसी का अलग क्राइटेरिया होता है, डेली बेसिस पे टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, आपको ये सब पास करना है ना? ताकि आप 12th के लिए फाइनली अपीयर हो सको, ताकि आप 12th में फाइनली जा सको, है ना, क्रैक करके 11th क्लास को। इन अ सेम वे अब ये जो प्रिपरेटरी फेज है, मुझे आप एक चीज़ बताइए, आपको एग्ज़ाम देना कम टाइम देगा, लाइक आई मीन एग्ज़ाम आप बैठते हो जब एग्जामिनेशन हॉल में, वो कम टाइम लेता है या आपकी प्रिपरेशन? ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि अरे यार मैम, प्रिपरेटरी फेज जो है ना, जब आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, कभी मॉक टेस्ट, कभी यूटी, है ना, कभी सेमेस्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं आपके वो, कभी वीकली टेस्ट हो जाते हैं, है ना, प्रिपेयर कर रहे हो जैसे खुद को। सो बेसिकली जो आपकी प्रिपेरेटरी फेज है वो ज़्यादा टाइम लेगी एज कम्पेयर टू द एग्जाम। इन अ सेम वे जब हम सेल डिवीज़न की बात करते हैं, तो जो सेल खुद को प्रिपेयर कर रही है टू डिवाइड, वो ज़्यादा टाइम लेगी एज कम्पेयर टू द एक्चुअल सेल डिवीज़न। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो मैंने आपको विद इन 2 मिनट इसकी पूरी कहानी बता दी। अब हम उसी की कॉन्सेप्ट्स को, दैट मीन्स सेल साइकिल को मद्देनज़र रखते हुए इस टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी फॉलो बुक में नहीं जाना, कुछ गाइड नहीं रेफर करनी, जस्ट देखो इस लेक्चर को एंड तक to get the whole concept of this chapter, that is cell cycle and cell division. Okay, so let's start this chapter. So बेटा मैंने आपके एक फ़ायदे की चीज़ की है इसमें, आई विल नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग देयर,
सब कुछ आपको नोट्स की फॉर्म में यहाँ दिख रहा है. सो आई विल जस्ट गोइंग टू समराइज ईच एंड एवरी कंटेंट फॉर यू. तो आपको अच्छे से पढ़ना है ना. आपको मेरे लिए ये काम करना है, फायदा आपका ही होगा इसमें. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइकिल की डेफिनेशन अगर आप देखो, सो दैट इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम. ठीक है, उसका डीएनए डबल हो रहा है. कौन कौन से इवेंट्स है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस. दैट सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स एंड इवेंचुअली डिवाइड्स into two daughter cell which is known as cell cycle. Are you getting that point? That's very 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 interesting, I would say. ठीक है. And please note down this point in your notebook. And please, शिष्टा मैम की क्लास में just be ready with your PPF. PPF is your pen, paper and focus. Okay? So भाई PPF की करेंसी लेके चलो, सब अच्छा रहेगा. ठीक है. अब देखो, जो हम बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. अगर आप ध्यान से सुनो, मैंने दो ही चीजों को बार बार बोला है, एंड दैट इज फर्स्टली आई सेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. है ना, वो कौन कौन से इवेंट्स है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस. अल्टीमेटली क्या कर रहा है सेल जो है बेटा, वो डुप्लीकेट कर रहा है अपने जीनोम को, अपने डीएनए को. जीनोम मीन्स होल कंटेंट ऑफ डीएनए. ओके, दैट इज होल content of DNA. That's it. That is like what we are talking about the mean. Clear? So जो डीएनए सिंथेसिस है, डीएनए प्रोडक्शन है बेसिकली, ये स्पेसिफिक स्टेजेस में होता है. दिस इज व्हाट वी हैव टू फिगर आउट कि कौन सी स्टेज है. बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा क्रोमोसोम्स की सेल्स के अंदर, वो कॉम्प्लेक्स है ड्यूरिंग सेल डिवीजन. है ना, कॉम्प्लेक्स सीरीज है. वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी फेजेस है, एम स्टेज है ना, एम स्टेज की भी फर्दर दो डिवीजन है. दिस इज वी विल डेफिनेटली सी. सो अभी के लिए लेट मी इरेज दैट होल पार्ट फॉर यू. है ना, अभी नॉट रिक्वायर्ड वाली सीन है. ओके, सो लेट मी टेक अ हाईलाइटर फॉर दिस. सो यस, अब आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं सेल साइकिल का क्या है बेसिकली. तो मैंने भी आपको एक फेज बोली थी, अगर आपने ध्यान से, तो क्या थी वो फेज. दैट वाज फर्स्ट वन आई सेड प्रिपरेटरी फेज. है ना, जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है फॉर सेल डिवीजन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेटा प्रिपरेटरी फेज के लिए ही हमने एक वर्ड यूज किया है इसमें, जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज इंटरफेज. ओके, तो चाहे मैं बोलूं प्रिपरेटरी फेज, चाहे मैं बोलूं इंटरफेज, ठीक है, मतलब मैं सेम चीज की ही बात कर रही हूँ. एंड ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फेज. दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फेज. जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ, लाइक टू गिव योर एग्जाम, to crack 11th you have to prepare, and it will take much time as compared to the exam time, like it's around 2.5 or 3 hours. है ना, क्लियर. सो अब इस इंटरफेस के अंदर भी बेटा फर्दर 3 लेवल्स हैं. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज लॉन्गेस्ट फेज. ठीक है. सो इंटरफेस के अंदर बेटा आपके लेवल्स आते हैं G1, S, G2 और एक हिडन स्टेज होती है, हम बोलते हैं उसे G0. बात करेंगे, सब्र रखो, सब बात करेंगे आज के इस लेक्चर में, सब क्रैक कर देंगे, सब फोड़ देंगे हम. ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल को. एक आप आइडिया रखिएगा, प्रिपरेटरी फेज फर्स्ट है. ठीक है, इसके अंदर ये वाले लेवल्स रहेंगे. एंड सेकंड फेज होगी एम फेज, जहां पर आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होगा. इन्हीं को हमने डीप में देखना है बेसिकली. क्लियर. सो बेसिकली बात क्या है बेटा, ह्यूमन सेल्स जो है वो डिवाइड करती है अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स पे. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. आई एम सेइंग ह्यूमन सेल. क्यों बोल रही हूँ ह्यूमन सेल बेटा, अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. आप बैक्टीरिया की बात कर रहे हो, या आप ह्यूमन की बात कर रहे हो, आप एलिफेंट की बात कर रहे हो, है ना, एलिफेंट की बात कर रहे हो. सो डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज इट विल गोइंग टू वेरी. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन सेल के अंदर मैं आपको बता रही हूँ 24 आवर्स है. वहीं अगर आप बात करो यीस्ट की, जो कि आपकी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, ये सिर्फ 90 मिनट्स लेती है. अच्छा, मुझे अब एक चीज़ का फटाफट से आंसर दीजिए. अगर मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन सेल की, और ह्यूमन सेल में 24 आवर्स है,
तो 24 आवर्स में आपके अकॉर्डिंग प्रिपरेटरी फेज कितना होना चाहिए? मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, 23 प्रिपरेटरी फेज, 1 आपका एम फेज, ओके, या 1 प्रिपरेटरी फेज और 23 आपका एम फेज। बताओ कौन सा, ये ए है ये बी है, कौन सी बात सही बोली मैंने? ऑफ कोर्स ए, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रिपरेटरी फेज में आपका लॉन्गेस्ट टाइम आना चाहिए और एम फेज में लोवेस्ट टाइम और लीस्ट टाइम यू कैन से। तो देखिए आपकी जो ये इंटरफेस है, ये स्टार्ट यहाँ दिखा रखी है आपकी, अगर आप डायग्राम को देखो, जी नोट, G1, S, G2 एंड फाइनली आपकी एम फेज आएगी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरफेस। इंटरफेस क्या है और प्रिपरेटरी फेज क्या है, अभी आपको बताया वैसे मैंने, ठीक है। सो बेसिकली दो सक्सेसिव एम फेज के जो बीच में फेज आते, दैट इज व्हाट योर इंटरफेस इज, ठीक है। सो इट लास्ट अराउंड 95% ऑफ अ सेल साइकिल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लॉन्गेस्ट फेज। इस फेज को बेटा हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। रेस्टिंग फेज डजंट मीन कि रेस्ट कर रही है। रेस्टिंग फेज इसलिए क्योंकि देखो, सेल का असली एजेंडा है उसे डिवाइड होना, अब डिवीजन तो हो नहीं रही यहाँ पर, इसीलिए हमने उस टर्म में इसे रेस्टिंग फेज बोला है, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं हो रही। ये अलग बात है कि सेल डिवीजन के लिए जो चीजें चाहिए है ना, जो प्रोटीन्स चाहिए, जो अलग चीजें चाहिए, जो और भी एलिमेंट्स हैं वो चाहिए, those और proteins और you can say those elements are being prepared in that stage, वो सारी चीजें बन रही है यहाँ पर। Are you getting that point? One of the most important thing that you have to remember, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंटरफेज, प्रिपरेटरी फेज, या फिर आप इसे रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं है, बट सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर न्यूक्लियर डिवीजन बाय सेल ग्रोथ। सेकेंड फेज इज द एम फेज। होल्ड ऑन, इंटरफेज के जो सब टाइप्स है ना, हम उनको भी पढ़ेंगे, बट एज आई सेड, मैंने आपके लिए इजी बनाया है इस फेज को, ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए सेल साइकिल को समझना, ठीक है। सो एम फेज क्या है बेटा? एम फेज है आपकी व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन, जब फाइनली आपका सेल डिवाइड कर रहा है, उस स्टेज को आप बोलोगे एम फेज, ठीक है। अब देखो एम फेज में ना हम माइटोसिस और मियोसिस दो स्टेजेस को सुनेंगे और समझेंगे बेसिकली। तो जब हम गैमेटिक डिवीजन की बात करते हैं, है ना, जैसे कि ओवम है, स्पर्म है, अगर उनके डिवीजन की जाए, और यू कैन से, ठीक है, सो और यू कैन से, हाँ, जो गैमेट्स है, जो हैप्लॉइड है, जब उनके डिवीजन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर मियोसिस होता है। ये पॉइंट आप लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में साइड में, जब हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तब भी आपको बताऊंगी, बोल दो। तो जो गैमेट्स होते हैं ना बेटा, उनमें होता है मियोसिस। लेकिन जब हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं अदर देन गैमेट, मतलब आपके स्किन सेल्स, आपके हेयर सेल्स है ना, जैसे मेरे हेयर्स आपको दिख रहे होंगे, सो बेसिकली जब आप स्किन सेल, हेयर सेल और अदर देन दैट गैमेटिक पार्ट, अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल पार्ट, जब आप बात करते हो तो वहाँ क्या होता है? माइटोसिस। सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन देयर लाइक एक्सेप्ट गैमेट all cells undergoes what? माइटोसिस, ठीक है। तो अगर किसी के हाथ की हड्डी टूट जाए, सो ऑफ कोर्स वो खुद से रिकवर कर जाएगा, है ना, जस्ट बाय प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसे डॉक्टर पे जाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज द डॉक्टर विल गोइंग टू एडवाइज टू हैव दैट प्लास्टर, सो दैट वो रेंडमली कहीं ज्वाइन नहीं होंगी। बोन्स जो हैं वो एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज हो, एक करेक्ट ऑर्डर में जुड़े, दैट्स ओनली रीजन फॉर द प्लास्टर। क्लियर? चलिए अब आपके इसी पॉइंट पर आते हैं, दैट इज एम फेज। Yes. So when the actual cell division or mitosis occurs, it start with the karyokinesis. Always remember. कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है लाइक यू नो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। देखो पहले तो समझो टर्म क्या है। कैरियो मतलब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, ठीक है, एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। तो न्यूक्लियस अगर डिवाइड कर रहा है तो दैट इज कैरियोकाइनेसिस। सेकेंड टर्म होती है साइटोकाइनेसिस, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो हमेशा याद रखना बेटा, सबसे पहले आपका
कैरियोकाइनेसिस होता है और फिर साइटोकाइनेसिस होता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इवन, एंड प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट इन नोटबुक. Okay, so that starts with karyokinesis or duplication of chromosome and end with cytokinesis or division of cell matrix or cytoplasm division. So this is just the beginning of this chapter. I'm telling you, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन है. इंटरफेस क्या है और एम फेस क्या है, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स आपको पॉइंट्स भी मिल गए, लाइक हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर एग्जाम. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नो व्हाट, मैं बार बार रिपीट करके है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन. ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेसेस. ठीक है, इंटरफेस को हमने 3 फर्दर फेसेस में डिवाइड किया. बार बार बोला मैंने, तो आप मुझे बताओ कौन सी वो फेसेस है. हाँ जी बताइए, फर्स्ट फेस कौन सी है? G1. वेरी गुड. तो चलिए देखते हैं. ओके, so basically G1 phase, which is also known as gap 1. Then there is S phase, which is known as synthesis, and G2, which is known as gap 2. So basically G का मतलब ना आप यहाँ gap भी मान सकते हो और आप इसे growth भी बोल सकते हो, ठीक है, depending upon the thing that we can use. So during synthesis phase, देखो gap 1 again, G1 में भी आपका जो सेल है ना प्रिपेयर कर रहा है खुद को, S में भी प्रिपेयर कर रहा है ना, G2 में भी प्रिपेयर कर रहा है फॉर सेल डिवीजन. लेकिन देखो जैसे जैसे वो एम फेज के करीब आता जाएगा वैसे वैसे उसका जो डिवीजन प्रोसेस है ना के लिए जो भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट होते जाएंगे. स्पिंडल फॉर्मेशन जैसे चाहिए होती है वो कंप्लीट होते जाएंगे. क्लियर. सो अगर मैं बात करती हूँ एस फेज, तो एस फेज वो मेन है जहाँ पर डीएनए एक्चुअल में रेप्लिकेट करता है. बेटा रेप्लिकेट और डिवीजन में फर्क होता है. कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके, सो ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज यू कैन से replication or synthesis of DNA takes place. ओके, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपी बन जाएगी. तो आप बोल सकते हो हर सेल में डीएनए का अमाउंट जो है दैट विल गोइंग टू गेट डबल. ओके, सो ड्यूरिंग G2 फेज अगर मैं बात करती हूँ तो G2 फेज में क्या होगा, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस. तो क्योंकि आपको पता है बेटे G2 के बाद डायरेक्ट एम फेज आना है, तो जो एम फेज के लिए प्रोटीन्स चाहिए वो सारे के सारे इसमें जो है वो प्रिपेयर हो गए होंगे. क्लियर. सो एडल्ट एनिमल्स में ना, यू नो व्हाट, अदर देन G1, S और G2 एक फेज और होती है विच इज नोन एज G0 फेज. तो बेसिकली क्या होता है, कुछ सेल्स आपकी बॉडी में ऐसी हैं जो कि डिवाइड नहीं होती या डिवाइड तो होती है बट ओकेजनली डिवाइड होती है. ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं दे विल नॉट गोइंग टू डिवाइड फर्दर एंड ये क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे G1 फेज को टू एंटर इन एन इनएक्टिव स्टेट जिसे बोलते हैं G0 ऑफ सेल साइकिल या क्विसेंट स्टेज. ठीक है, सो G0 में वो रहेंगे जो कभी डिवाइड नहीं करते या कभी कभार ओकेजनली डिवाइड करते हैं. सो दे विल जस्ट गोइंग टू यू नो मेक्स देमसेल्व्स एज यू नो हिडन स्टेज. है नहीं बट वो है. जब जरूरत होगी देन दे विल एस्केप दैट फेज एंड विल एंटर वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड. ठीक है, सो इन एनिमल्स माइटोटिक डिवीजन जो है दैट इज प्रेजेंट इन ओनली सोमैटिक डिप्लॉइड सेल्स. देखो सोमैटिक डिप्लॉइड सेल का मतलब है आपकी गैमेट्स के अलावा जितनी सेल्स है बॉडी के अंदर वहाँ माइटोटिक या माइटोसिस होता है. बट इन प्लांट्स इट इज सीन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स. ठीक है, प्लांट्स में दोनों ही केस में माइटोसिस होगा बट इन अस इन एनिमल सेल. सो हम यू नो व्हाट माइटोसिस के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं दैट इज इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, मियोसिस के लिए हम रिडक्शनल डिवीजन करते हैं. देखो जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे आई विल टेल यू द डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस टू बिकॉज दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल डेफिनेटली कम इन एग्जाम. ठीक है, तो आप बोल सकते हो माइटोसिस को हम इक्वेशनल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें भाई जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना वो सेम रहेंगे. जो हमें बच्चे आ रहे हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, जो ठीक है उसमें और पेरेंटल में. सो प्रोजेनी और पेरेंटल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज इक्वेशनल बिकॉज the number of chromosome remain same in parental and progeny cell. Clear?
सो ये पॉइंट आप लिख लीजिए सारे के सारे जितने अभी बताए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट पॉइंट. प्लीज मेंशन ऑल दिस पॉइंट इन अ नोटबुक. ओके. सो दिस इज जस्ट द आइडिया ऑफ द सेल साइकिल. आपको पता है जब हम बात करते हैं ना जीवन फेज की, तो इनका भी अपना टाइम लाइनिंग है. फॉर एग्जाम्पल जीवन फेज जो है वो लाइक अराउंड 8 आवर्स तक रहती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ हमारे में ह्यूमंस में 24 आवर की सेल साइकिल है, तो लेट्स से 23 आवर्स इंटरफेस के हैं. तो 23 में से बेटा 8 आवर्स तो जीवन फेज के ही हैं, 8 to 12 आवर. ठीक है. अगर आप एस फेज देखोगे तो 12 आपके यहाँ पर हो गए राइट. 3 to 6 आवर्स आपके एस फेज के रहेंगे. ऐसे ही आपकी जीवन फेज के G2 फेज के एज कम्पेयर टू G1 और एस लोएस्ट कैटेगरी के हो जाएंगे. तो दिस इज लाइक थिंग दैट इज हैपनिंग देयर. So let's move to the next stage, that is mitosis. Now we are talking about the cell division. Cell cycle part हो गया आपका खत्म. कुछ भी नहीं था ना, है ना. मज़ा आया ना पढ़ने में. कुछ भी नहीं था अगर आप नोट्स देखो तो. अब हम बात कर रहे हैं सेल डिवीज़न की. जब हम सेल डिवीज़न की बेटा बात करते हैं तो सेल, लेट मी मेक इट लिटिल बिट अप या. सो बेटा जब हम सेल डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो इसमें दो कैटेगरी आएंगी आपकी. एक आएगी माइटोसिस, एक आएगी मियोसिस. फर्दर माइटोसिस में भी स्टेजेस होंगी. ठीक है. जैसे माइटोसिस में आपकी होती है पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. तो 4 फेजेस है. ऐसे ही मियोसिस में भी पी मैट भी होंगी, बट मियोसिस 2 स्टेजेस में होता है. ठीक है. लैप्टोटीन, जाइगोटीन, ये सारी फेजेस अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी क्या है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज प्रोफेज. माइटोसिस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वेशनल डिवीजन. तो प्रोफेज क्या है अब. सो बेटा प्रोफेज फर्स्ट फेज है माइटोसिस की. तब तभी ना आपको मैंने ट्रिक भी बताई है बेटा. पी मैट याद रखना. पी मैट मतलब प्रोफेज, मेनाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. सो प्रोफेज दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस, जो कि विच इज फॉलोड बाय G2 फेज. तो पहले आपकी प्रोफेज आएगी, देन आपकी G2 फेज आएगी. ठीक है. अब इसके अंदर देखो फॉलोइंग इवेंट्स कौन कौन से. फर्स्ट वन है जैसे इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल. आपको पता है क्रोमोसोम का साइज बहुत बड़ा है, आपके डीएनए का साइज बहुत बड़ा है इनफैक्ट. मतलब अगर आप डीएनए को अनरैप करो सो इट कैन टेक ऑलमोस्ट लाइक 600 बार अर्थ से सन जा सकता है एंड कैन बैक टू द अर्थ. समझ रहे हो. तो 600 बार जो चीज़ धरती से सन तक जा रही है और फिर सन से दोबारा धरती पर आ रही है, सोच सकते हो कितनी बड़ी है. आपको पता है बेटा डीएनए बना किसका है. क्रोमोसोम्स का, है ना, प्रोटीन का. सो बेसिकली ये जो क्रोमोसोम्स है दे आर कंडेंस्ड इन अ कंडेंस्ड फॉर्म इन यू. तो शुरुआत होती है प्रोफेज के अंदर. सेकंड है मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल. सेंट्रियोल जो सेंटर में होते हैं, लाइक अगर आपको पता हो ये आपका क्रोमोसोम है, ये जो सेंट्रियोल्स है ना, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं. At the end of the process, endoplasmic reticulum, nuclear membrane, Golgi complex disappear. जितने भी हमने cell organelles पढ़ी है बेटा, they will start disappearing in the first stage in prophase. Clear? सेकेंड फेज आती है बेटा मेटाफेज. जैसे कि मैं अगर आपको ये बोला, अगर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये देखो दिख रहा है आपको अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज का स्ट्रक्चर. अर्ली प्रोफेज में आप देख रहे हैं कि जो ये क्रोमोसोम्स है दे आर स्टार्टिंग कंडेंसिंग. ठीक है. आपका जो दूसरा स्ट्रक्चर है लेट प्रोफेज में देखो सब कुछ गायब हो गया, ऑलमोस्ट डिसअपियर होने वाली स्टेज आ गई सबकी. सेंट्रियोल्स आर मूविंग टुवर्ड्स देयर अपोजिट पोल्स. 3 ही पॉइंट है बेटा. सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं. सेंट्रियोल्स जो है दे आर मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल. दैट इज द सेकंड पॉइंट. एंड थर्ड पॉइंट क्या है इसका कि एवरीथिंग विल स्टार्ट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेल से विल स्टार्ट डिसअपियरिंग. ठीक है. अब मेटाफेज क्या है. मेटाफेज बेटा तब स्टार्ट होगी जब जितना कंटेंट था, जितनी ऑर्गेनेलिटी सारी डिसअपियर हो जाएंगी. लाइक जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी ना, उसके बाद आपकी मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगी. राइट. सो इट स्टार्ट्स विद द कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके. और आपको पता है एक बार ना, मतलब लाइक वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में कि जस्ट नेम द फेज जहाँ आप क्रोमोसोम्स को अंडर द माइक्रोस्कोप बहुत ही इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो.
तो बेटा वो फेज होती है मेटाफेज। क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या होता है मेटाफेज में, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल इनटू कॉम्पैक्ट एंड डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम मेड अप ऑफ। समझ रहे हो? फर्स्ट फेज में प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था कंडेंस होना, प्रॉपर हो नहीं गया था, एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर ऑल्सो। सो मेटाफेज में बेसिकली क्या होगा, क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो कॉम्पैक्ट और डिस्टिंक्ट, अलग से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखने लग जाएगा। दिख रहा है आपको? प्रॉपर अलग से स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का, है ना? और क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे दे विल अरेंज एट सेंटर ऑफ सेल। सेंटर पे आ गए ना, ये सेल के सेंटर ही तो है, इसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्लियर? और जो कंडेंसेशन था क्रोमोसोमल मटेरियल का, दैट इज इन कॉम्पैक्ट और डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम, ये बेटा दो सिस्टर क्रोमेटिड्स वाला सीन होगा जो कि काइनेटोकोर से अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो लेट्स से ये अगर आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट लगा लो, ये इनके काइनेटोकोर जहाँ से ये क्रोमोसोम्स अटैच्ड होंगे, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ठीक है, सिमिलर है। नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा बेटा, एनाफेज में बेसिकली स्टेप से सबसे पहले स्प्लिटिंग होगी सब क्रोमोसोम्स की एट सेंट्रोमियर इनटू टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, सेंट्रोमियर से कटना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, पहले वो सारी मेटाफेज प्लेट पर थे, अब आधे ऊपर चले गए अलग पार्ट पर और आधे नीचे की तरफ आ गए। सो स्प्लिटिंग होगी क्रोमोसोम्स की बेसिकली एट द सेंट्रोमियर पार्ट। सेकेंडली टू क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स, है ना? जैसे कि प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमेटिड्स अपने अपोजिट पोल्स पे जा रहे थे, बट वहाँ हमने सिर्फ बोला था कि दे आर जस्ट गोइंग, है ना? यहाँ दो क्रोमेटिड्स जो ये प्रॉपर सिस्टर क्रोमेटिड है बेसिकली वो जा रहे हैं। लास्ट फेज है टीलोफेज, जो कि आप बोल सकते हो जस्ट अपोजिट होती है प्रोफेज की। जैसे प्रोफेज में सब गायब हो रहा था, टीलोफेज में सब आना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस विच इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोलस। जस्ट अ मिनट। तो क्या क्या होगा बेटा इसमें, क्रोमोसोम्स रीच एट अपोजिट पोल्स, है ना? अपोजिट पोल्स पर क्रोमोसोम चले गए हैं एंड लूज इट्स आइडेंटिटी एज अ डिस्क्रीट यूनिट। वो जो अलग गाव वाला सीन था वो खत्म हो चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअसेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स, है ना? सारी चीज़ें रीअपियर हो रही है, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जो आपका टीलो फेज है, जो लास्ट वाला फेज है ना बेटा, ये बिल्कुल सिमिलर होगा किसके, सॉरी बिल्कुल अपोजिट होगा किसके, यस, प्रोफेज, है ना? जो प्रोफेज में पॉइंट लिखोगे जस्ट उसके अपोजिट पॉइंट्स को आपको टीलोफेज फेज में लिखना है। नेक्स्ट है बेटा साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस हमने पहले ही बोल दिया था, सेल डिवीजन में बेटा सबसे पहली स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, विच इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। तो अब न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है, अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। ठीक है, सो साइटो मीन साइटोप्लाज्म, सो दैट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। इन एनिमल सेल्स क्या होता है बेटा, फरोज आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, जैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फरोज आ जाएंगे ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि और भी ज़्यादा डीप होते चले जाएंगे एंड विल जॉइन टू डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स एट द सेंटर। सेल वॉल फॉर्मेशन सेंटर से स्टार्ट होगी एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट लेटरल वॉल। समझ रहे हो? सेंटर से स्टार्ट होकर वो खींचती चली जाएगी, खींचती चली जाएगी, that's how it will going to split in the end and it will go into formation of cell plate. ठीक है, तो हमारे केस में फरोज की बात करते हैं और प्लांट सेल्स के केस में हम सेल प्लेट की बात करते हैं। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। क्लियर? अब एक चीज बताइए, व्हाट डू यू थिंक, माइटोसिस के क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? जस्ट टेल मी दिस। क्या सिग्निफिकेंस मतलब क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है, नहीं हुआ तो क्या होगा, काइंड ऑफ। सो माइटोसिस से बेटा क्या होता है, हमेशा डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब क्या है, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में या अपनी नोटबुक में आंसर लिख के बताओ। सो डिप्लॉइड का मतलब है बेटा जिसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे ह्यूमन के अंदर कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स की, 23 पेयर्स, मतलब कि 46 है क्रोमोसोम, है ना? तो ये कंप्लीट सेट है। तो हम क्या हुए, इंसान, जानवर, जो प्रॉपर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं कि अभी वो हुआ नहीं है या फिर कोई भी स्टेज है ना? स्पर्म और
ओवा के अलावा जो स्टेजेस है जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम बियर करती हैं उनको हम बोलते हैं डिप्लॉइड स्टेज, ठीक है। देन सेकेंड इज इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ सेल, जैसा कि बताया कि बोन फ्रैक्चर अगर किसी का हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली रिकवर करेगा बाय माइटोसिस। सो रिपेयर ऑफ सेल में माइटोसिस हेल्पफुल है, स्पेशली इन लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल। Last one is meristematic division in apical and lateral cambium result in continuous growth of plant. तो meristematic regions में जो division होती है ना, that is also because of mitosis. Any doubt? देखो मैं ये आपको लिख के दे सकती हूँ, अगर आपने ये सेक्शन अच्छे से देख लिया ना भाई, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आपके एग्जाम में अभी तक जितना हमने कंसिडर किया है ना, तो क्वेश्चन ही बेटा ऐसे बनते हैं कि सेल डिवीजन क्या है, सेल साइकिल क्या है, जस्ट नेम द फेज ऑफ सेल साइकिल, जस्ट एक्सप्लेन माइटोसिस एंड देयर स्टेजेस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनने हैं और कुछ नहीं आना। तो ये चैप्टर अच्छे से समझ लो। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा मियोसिस। अभी आपको बताया था मैंने कि जो मियोसिस है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ रिडक्शनल डिवीजन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, डायग्राम्स पे प्रैक्टिस ज़रूर करना। देखो आई एम नॉट ड्राइंग देयर जस्ट टू सेव योर टाइम, सब कुछ आपकी बुक्स में अवेलेबल है। माई मेन एम इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। ओके आपके पास सब अवेलेबल है, मैंने जो भी आपको पॉइंट्स बताए प्रोफेज में क्या है, एवरीथिंग इज विजिबल ऑन द डायग्राम इटसेल्फ। ओके तो आपको डायग्राम्स बनाने, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, नहीं लाने तो भाई आपकी इच्छा, मत करो। बीइंग अ टीचर दैट्स माई ड्यूटी टू टेल यू, है ना। एंड आई थिंक मेरे अच्छे बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, रिजल्ट लाएंगे अच्छा, है ना। चलिए सो मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब आप, हम बात कर रहे हैं बेटा हैप्लोइड कंटेंट वाली अब, है ना, कि जो क्रोमोसोम्स नंबर होंगे वो हाफ हो जाएंगे पेरेंटल और प्रोजेनी के, अगर आप बात कर रहे हैं। सो सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनटू हाफ and result in the production of haploid daughter cell is called meiosis. समझे या समझाएं? समझा तो रहे हैं, है ना, समझ भी जाओगे। सो बेसिकली meiosis is a reduction with having half number of chromosome which will lead to production of haploid daughter cell. Clear? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस 1000% आएगा। 1000% कह रही हूँ, कुछ सोच के कह रही हूँ, दैट मीन्स दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। So it helps in production of haploid phase in the life cycle of sexually producing organism. So बिना मियोसिस के भाई माइटोसिस भी तो संभव नहीं, समझ रहे हो। जब गैमेट्स होंगे, है ना, जब गैमेट्स डिवाइड करेंगे, जब जाइगोट बनेगा, तभी तो जाके माइटोसिस पॉसिबल होगा। तो भाई मियोसिस भी तो बिल्डिंग ब्लॉक वाली बात होगी। सो देखिए है क्या बेसिकली मियोसिस में, टू सिक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मतलब हमने मियोसिस को दो लेवल्स पे डिवाइड किया, 1 एंड 2। अब ये 1 और 2 है क्या बेटा? मियोसिस 2 तो एग्जैक्ट कॉपी है आपके माइटोसिस की, आपको नोट्स में भी इजी रहेगा। जो आप माइटोसिस में बताओगे, ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द नेम ऑफ मियोसिस विद दिस माइटोसिस। यहाँ आपको क्विक नोट्स मिल रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो। क्लियर? सो टू सिक्वेंशियल साइकिल्स होंगी न्यूक्लियर की और सेल डिवीजन की, साथ के साथ चल रही हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। सेकेंड इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये देखो अब आ गया फंडा अलग, रिकॉम्बिनेशन वाला फैक्टर आएगा आपके मियोसिस के अंदर, है ना। मान लो दो चीज़ें हैं, लाइक ये हमारे सिमिलर सिमिलर हैं, ठीक है, हो सकता है ये इसके साथ यूज़ कर जाए, हमारे पास एक न्यू कॉम्बिनेशन आ गया ए बी, है ना। मान लो अगर ये था, अब ये इसके साथ अगर फ्यूज कर जाए तो हमारे पास एक रिकॉम्बिनेशन का ये भी आ गया। सो बेसिकली रिकॉम्बिनेशन वाला फिनोमिना आपके मियोसिस में, जहाँ दो एलील्स दो जीन्स आपस में रिकम्बाइन कर रहे हैं। क्लियर? 4 हैप्लोइड सेल्स फॉर्म होते हैं एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बेटा जो हमने अभी बोला मियोसिस 1 और मियोसिस 2, उन्हीं की फेजेज हैं ये। सो प्रोफेज 1 मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मियोसिस 1, प्रोफेज 2 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मियोसिस 2। इन द सेम वे आपके पी मैट मैं सिर्फ सिंपली 1 लिख रही हूँ, मतलब सबके साथ 1 आएगा, ऐसे ही पी मैट 2 स्टेजेस होंगी, दोनों के साथ 2 आएगा।
हमेशा याद रखना P-MET2 मतलब आपको प्रॉपर माइटोसिस को ही माइंड में लेके चलना है. दिस इज जस्ट अ शॉर्ट ट्रिक टू मेक यू रिमेंबर और मेक यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट. चलिए अब हम बात करते हैं प्रोफेज 1 की. मतलब हम बात कर रहे हैं बेसिकली मियोसिस की, लेकिन मियोसिस के भी प्रोफेज लेवल की. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट ऑफकोर्स आज आप मेरी क्लास में आए हो तो यहाँ मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करूँगी. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसको बहुत अच्छे से समझना है, टाइम लगेगा बट समझ. सो प्रोफेज 1 में 5 स्टेजेस हैं, ये आपको याद रखनी है. देखो हमने जब माइटोसिस की बात करी थी बेटा, हमने माइटोसिस को सिंपली प्रोफेज को एक हमने वर्ड याद रखा था, प्रोफेज मतलब सब डिसअपियर स्टार्ट होना, आई मीन डिसअपियर स्टार्ट हो जाएगा. स्टार्ट क्या हो जाएगा, हो ही जाएगा. प्रोफेज 1 में सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने देखी थी कि जो क्रोमोसोम्स थे वो कंडेंस होना स्टार्ट हो रहे थे, है ना. अब थोड़ा सा म्यूसिस अलग है क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है भाई, है ना. रिडक्शनल डिवीजन है लेकिन लेंथी पार्ट है एज कम्पेयर टू माइटोसिस 1, और सॉरी माइटोसिस एंड म्यूसिस 2, यू कैन से दैट. सो प्रोफेज 1 में फर्स्ट स्टेज है आपकी लेप्टोटीन. नाम साथ के साथ याद हो जाने चाहिए मेरे बच्चों को. सो लेप्टोटीन, है ना, लेप्टोटीन. सो इट इज लाइक लैपटॉप, बट लैपटॉप नहीं है, आपको करना है लैप्टोटीन. टॉप की जगह टीन करना है. सो लैप्टोटीन, दैट इज द फर्स्ट स्टेज. क्लियर. अब ये वो स्टेज है बेटा क्रोमोसोम्स की जो कि इट विल बिकम अ काइंड ऑफ डिस्टिंक्ट. ठीक है, और आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप के अंदर. ठीक है. एंड अ काइंड ऑफ कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लैप्टोटीन फेज. मतलब यहाँ पर भी आपके जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस हो जा रहे हैं धीरे धीरे. तो अगर आपको याद हो हमने माइटोसिस की जब बात करी तो हमने बोला था बेटा मेटाफेज में आप देख सकते हो क्रोमोसोम्स को, है ना. बट इन केस ऑफ लेप्टोटीन द क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल एंड डिस्टिंक्ट अंडर माइक्रोस्कोप. यहाँ पर कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम विल कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन फेज. क्लियर. यहीं के यहीं आपको याद हो जानी चाहिए चीजें. सेकेंड स्टेज इज जाइगोटी. एज द नेम सजेस्ट, जाइगोटी. तो यहाँ पर एक अलग फिनोमिना आएगा विच इज नोन एज सिनेप्सिस. अब सिनेप्सिस क्या है यहाँ पर बेटा. सिनेप्सिस को अगर बहुत ही अच्छी वाली लैंग्वेज में बताऊँ ना, अच्छी लैंग्वेज मतलब याद रखने वाली लैंग्वेज में, यहाँ जाइगोटी में बेसिकली क्या है, जो क्रोमोसोम्स है ना वो पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं. क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं बेटा, पेयरिंग, पेयर में आना स्टार्ट हो जाते हैं. इसी चीज को हम बोल रहे हैं सिनेप्सिस. क्या बोल रहे हैं, सिनेप्सिस. अब जो पेयर्ड क्रोमोसोम है वहां हम एक वर्ड यूज करेंगे क्योंकि बेटा वो सिमिलर है, इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम. क्लियर. सो जाइगोटिन स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम विल स्टार्ट पेयरिंग, सिनेप्सिस बनेगा. ठीक है, पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे. अब देखो सिनेप्सिस होता है, एक वर्ड आएगा सिनेप्टोमेटल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अ काइंड ऑफ प्रोटीन्स हैं, उनका स्ट्रक्चर बन जाएगा which is formed by a pair of homologous chromosome which is called bivalent or tetrad. ठीक है, तो काइंड ऑफ ऐसा सा स्ट्रक्चर हो जाएगा. एक क्रोमोसोम ये हो गया, एक ये स्ट्रक्चर बन गया. तो ये आपके बाइवेलेंट टेट्राड भी कंसिडर किए जाएंगे, सिनेप्टल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो आप इसको. क्लियर, कोई डाउट. चलिए अब नेक्स्ट स्टेज आती है इसकी पेक्टीन. तो लेप्टोटीन में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स आप देख सकते थे. ठीक है, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं. जाइगोटीन में पेयरिंग हो रही है क्रोमोसोम की, होमोलोगस क्रोमोसोम बन रहे हैं, सिनेप्टोमेटल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, सिनेप्टोमल बोल सकते हो आप. पेक्टीन थर्ड वन इज. सो पेक्टीन स्टेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. मान लो ये वाली स्टेज है, एक आपका ये है, एक आपका ये क्रोमोसोम है. ठीक है, मैंने कलर सेम रखा बट मैं लेट्स से ये ए है ये बी है. क्लियर. ऐसे इसके भी एलिल्स होंगे. तो हो सकता है इनकी जो पेयरिंग है किसी थर्ड वन के साथ हो जाए, है ना. मान लो ये स्मॉल ए है ये स्मॉल बी है. समझ रहे हो, ऐसे वाला स्टेज हो सकता है. तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से मतलब ये ब्लू वाला रेड के साथ पेयर कर जाए और रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा. रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा मटेरियल का. तो मतलब इनका कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हो जाएगा
ये नीचे आपका ये ए ही पार्ट होगा, ऊपर वाला सिंगल ए होगा। तो एक ही चीज़ में पहले जो हमारा कंप्लीट एक पार्ट था वो हमारा ये वाली कंडीशन आ गई, एक्सचेंज हो गया मटेरियल का, है ना। ये मैंने बहुत ही रफली डायग्राम बनाया बेटा, एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बनाना। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो पैक्टिंग स्टेज में बेसिकली क्रॉसिंग ओवर होगी, आपको ये पॉइंट याद रखना है, जहाँ क्रॉसिंग ओवर होगी मटेरियल की, ठीक है, मिक्स जो मटेरियल है वो एक्सचेंज होगा। क्रॉसिंग ओवर जो है दैट इज एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेशन हो रही तो रिकॉम्बिनेज ही तो हेल्प करेगा, क्लियर। नेक्स्ट स्टेज है आफ्टर पैक्टिन डिप्लोटीन। माइंड में बनाते चलो, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हुआ पहले, फिर होमोलोगस पेयर बने हैं, है ना, और आप बोल सकते हो सिनेप्सिस हुआ, सिनेप्टोमेल कॉम्प्लेक्स बना है। जब होमोलोगस पेयर बन गए उसके बाद आपकी रिकॉम्बिनेशन हुई है थर्ड स्टेज में, जिसको आपने बोला पैक्टिन, ठीक है। ये आपकी थी लेप्टोटीन, ये है जाइगोटीन। अब बात कर रहे हैं डिप्लोटीन की। डिप्लोटीन मतलब एक्चुअल में जो आपका सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बना था सेकेंड स्टेज में, जाइगोटीन में, इट इज हैविंग टेंडेंसी टू सेपरेट दैट बाइवेलेंट। जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई है उस पॉइंट के अलावा कंप्लीटली वो सेपरेट हो सकता है। दिस फॉर्म्स एन एक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं काइस्मेटा। समझ रहे हो, मतलब कॉम्पेक्टेशन हुई, होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग हुई, स्नेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बना, रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो जहाँ पर एक्सचेंज हुआ मटेरियल उसके अलावा सारा पार्ट सेपरेट हो जाएगा डिप्लोटिन में। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ synaptomal complex and tendency to separate of that particular thing that forms an X-like structure which is known as chiastomata. Most important, I'm telling you, पेपर में आएगा ही आएगा। After diplotin, there is a stage dikinesis, which is also known as terminalization of chiastomata. ठीक है, तो जो X-like structure बना था वहाँ पर वो खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, वही जो प्रोफेज की फेजेस होती हैं वो सब स्टार्ट हो जाएगा डाइकिनेसिस में, क्लियर। तो बेसिकली इसकी ये 5 फेजेस थी, दैट इज LZPT डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में आपका टर्मिनलाइजेशन हुआ कास्मेटा का, एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट डिसअपियरिंग इन डाइकाइनेसिस स्टेट, ठीक है। सो आफ्टर प्रोफेज 1 द सेकेंड फेज इज नोन एज मेटाफेज 1। सो लेट मी मेक इट हाईलाइट फॉर यू, मेटाफेज 1। अब यहाँ क्या होगा, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम बने थे आपके, कब बने थे बाइवेलेंट क्रोमोसोम, कौन सी स्टेज में, जाइगोटिन स्टेज में, ठीक है। दे विल अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है, जैसे वहां पर मेटाफेज प्लेट में आए थे, इन सेम भी यहाँ पर भी माइक्रोट्यूबल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल गेट अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, so they will going to attach in that manner, you can say that, clear। as you can see that प्रोफेज 1 ये वाली स्टेज है प्रोफेज, है ना। फिर मेटाफेज 1 ये अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब मेटाफेज के बाद ये एनाफेज वाला आपका फैक्टर आ गया यहाँ पर, लेट मी सो टीलोफेज 1 में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो मतलब जस्ट अपोजिट उसकी, अगर आपको याद हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब रीअपियर होना हो जाएगा स्टार्ट, एंड साइटोकाइनेसिस फॉलोज, दिस इज कॉल्ड डाइड ऑफ द सेल्स। क्या बोलते हैं, डाइड ऑफ द सेल्स। द स्टेज बिटवीन टू म्योटिक डिवीजन उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, और शॉर्ट लिव्ड होती है बहुत। इसके बाद आपका प्रोफेज 2 स्टार्ट होता है, समझ में आ रहा है। म्योसिस में के अंदर ही 2 स्टेजेस आ रही, म्योसिस 1 और म्योसिस 2। म्योसिस 1 का जो है स्टेज ज़्यादा लंबी नहीं होती, शॉर्ट लिव्ड होती है, जैसे ही वो खत्म होने वाली थी प्रोफेज 2 मतलब नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो म्योसिस 2 जो है बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, म्योसिस 2 में आपने कंप्लीट माइटोसिस ही एक्सप्लेन करना है, विच इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, ठीक है। सो इट इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस बिफोर क्रोमोसोम्स गेट एलोंगेटेड। इन प्रोफेज 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, सारी पॉइंट सेम है। मेटाफेज स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड माइक्रोट्यूबल्स अटैच्ड विद काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। एनाफेज 2 में अगेन स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमियर की, ठीक है, chromosomes will move towards opposite poles. Meiosis ends with telophase 2 in which two groups of chromosomes get
closed by nuclear membrane followed by cytokinesis to form tetrad of cell. The only difference is that meiosis के केस में आपके 4 haploid cells आ जाएंगे. मैंने आपको एक वे आउट बताया है इस चीज को एक्सप्लेन करने का. meiosis 2 is completely equivalent to the mitosis phase. Just keep this thing in your mind. Okay. सो अब सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस की. जैसे अभी माइटोसिस की हमने सिग्निफिकेंस देखे कि भाई टूटी हुई हड्डी को जोड़ेगा, रिपेयर करेगा, है ना, सारी चीज़ें हमने पॉइंट्स देखे. सो मियोसिस का सबसे पहला पॉइंट है, मियोसिस फॉर्म्स द गैमेट दैट आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. भाई अगर मियोसिस नहीं हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, क्योंकि बिना गैमेट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता. तो ये बेस हो गया. सेकेंड है क्रॉसिंग ओवर इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स. तो बेटा जो वेरिएशन आ रही है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता है ना. हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. ऑफ कोर्स भाई. नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म. अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. सो नेक्स्ट है आपका डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. एंड लेट मी टेल यू बेटा, एग्जाम में 1000% ये क्वेश्चन आएगा. ठीक है, 1000% मतलब आएगा ही आएगा. सो अब बहुत ही जल्दी से क्विकली वे में इसके डिफरेंसेस देखते हैं. माइटोसिस मतलब कि आप बोल सकते हो हम इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं, और मियोसिस मतलब हम बात कर रहे हैं बेटा रिडक्शनल डिवीजन की. कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लाइक व्हाई माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन और व्हाई मियोसिस इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन. सो यू हैव टू आंसर दिस व्हाई. मुझे पता है मेरे बच्चे अब आंसर दे देंगे मुझे क्यों बोलते हैं माइटोसिस को इक्वेशनल. थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. राइट, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है. ठीक है, इन अ केस ऑफ मियोसिस व्हाई वी आर सेइंग दिस रिडक्शन जस्ट बिकॉज क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है. क्लियर. अब माइटोसिस होता कहाँ है बेटा, सोमैटिक सेल्स में. ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आते हैं. माइटोसिस कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में या सोमैटिक सेल में. सो सोमैटिक सेल्स में. सोमैटिक सेल मतलब आपकी बॉडी की जितनी भी सेल्स है ना, आपकी हेयर सेल, आपकी स्किन सेल. यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ. हेयर सेल, स्किन सेल, ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी एक्सेप्ट गैमेट्स, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल, है ना. यहाँ मेंशन कर देते हैं एक्सेप्ट गैमेट, या बोल सकते हो आप रिप्रोडक्टिव सेल. क्लियर. सो मियोसिस दैट टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब गैमेट्स में होता है जो मियोसिस है, और जो माइटोसिस है इनके अलावा हर जगह होगा गैमेट्स के अलावा. माइटोसिस इट इज अ सिंगल डिवीजन. एक ही डिवीजन है माइटोसिस के अंदर जिससे दो गैमेट्स बन रहे हैं, दो सेल्स बन रहे हैं, नॉट गैमेट्स, दो सेल्स बन रहे हैं, है ना. दैट कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट्स पीओ. मियोसिस में क्या है बेटा, डबल डिवीजन होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 विच प्रोड्यूसेस 4 सेल्स जो कि हैप्लॉइड होंगे. याद रखना, ये डिप्लॉइड होते हैं, वो हैप्लॉइड होंगे. सो हैप्लॉइड माइटोसिस जो है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बोथ काइंड्स ऑफ सेल्स में अंडरगो माइटोसिस. दोनों ही सेल्स जो है माइटोसिस में जा सकते हैं, क्योंकि हमने बोला था बेटा प्लांट्स के केस में दोनों ही केस में माइटोसिस हो रहा है ना. सो मियोसिस में ओनली डिप्लॉइड सेल्स अंडरगो मियोसिस, सेल डिवीजन. क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होती, एब्सेंट है. मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेयरिंग जो है क्रोमोसोम्स की नहीं होती. देखो जहाँ पेयरिंग होगी वहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा ही होगा. सो पेयरिंग ही नहीं है तो क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा माइटोसिस में, राइट. पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम डजंट अकर. मियोसिस में आप बोल सकते हो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस. ठीक है बच्चों. तो नट शेल में अगर आप देखो ना, इस चैप्टर में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, लाइक वन ऑफ द आई वुड से इजीएस्ट है चैप्टर, लेकिन बच्चे इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बाय नॉट गिविंग द टाइम टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर. तो in the end I will just going to summarize each and everything like the most important question that you can get from this chapter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए बेटा कि सेल डिवीजन क्या है. ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस ओवर देयर. सो आपको पता होना चाहिए सेल डिवीजन क्या है, सेल साइकिल क्या है. ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. सेल साइकिल की स्टेजेस पता होनी चाहिए आपको, कौन सी स्टेज में क्या होता है ना. जैसे कि इंटरफेज है और एम फेज है. एम फेज के फर्दर आपको माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस पता होने चाहिए, बिल्कुल पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यही सेल डिवीजन में भी आपके बेटा वही माइटोसिस
और मियोसिस पता होना चाहिए। यही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। माइटोसिस में आपको पीमेट पता होना चाहिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और जब हम बात करते हैं मियोसिस की, आपको पता है इसमें 2 सेल डिवीजन होते हैं, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 पता होना चाहिए बेटा इसमें आपको। मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू द माइटोसिस, तो सिमिलर रहेगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और मियोसिस 1 में कौन कौन सी स्टेजेस है, जस्ट टेल मी दोज नंबर। 5 है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, एक्टिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, एंड यू ऑल्सो नो कि कौन सी स्टेज के बाद सेल डिवीजन होता है, कौन सी स्टेज पहले आती है सेल डिवीजन में। तो बेटा सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, ये भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस होता है बेटा आपका साइटोकाइनेसिस, एंड फाइनली आपका सेल डिवीजन होता है। क्लियर। सेकेंड थिंग दैट यू कैन से, लाइक जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, दैट इज लाइक व्हाई interphase is longer phase, or you can say which one, like whether it is a interphase or the M phase, कौन सी longer phase है और क्यों। you have to know this। although मैंने आपको आंसर बता दिया कि interphase longer है, so you have to tell why interphase is longer phase। that's another question जो आपके एग्जाम में आता है। सेकंड नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो कि जो just name the stage where cell division doesn't occur। कहाँ नहीं होता, जी नोट, है ना। so we name the stage where cell division doesn't occur। so you know what students, such type of questions will definitely going to come in your exam। so that's all about the nutshell idea of this chapter। thank you for joining, we'll meet in the next session for sure, for like of course with the new chapter, क्योंकि cell division cell cycle आपका यहाँ cover हो जाता है। okay, thank you so much, bye bye, take care।